हेलो एवरीवन, मंगलम द कैरियर गुरु में आप सभी का पुनः स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपसे प्रश्न के बारे में डिस्कस किया था और हमारे द्वारा यह प्रयास किया गया था कि आप लोग क्वेश्चन का एक पहला मोड देख लें, जिसमें कई बार इजी प्रश्न होते हैं लेकिन हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पर बस ध्यान नहीं दे पाते हैं, अलंकारों के बारे में, उन वर्णों के बारे में या उन तथ्यों के बारे में जो खोटा भाषा साहित्य या फिर खोटा भाषा के पहले जो आपका गद्य खंड है या पद खंड हैं उनमें बहुत अनिवार्य रूप से महत्ता उनकी रहती है और प्रश्न गलत हो जाते हैं, उनमें हमें ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन, हमने कहा था कि अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ ध्वनियों का वर्गीकरण और इसके आधार पर अलग अलग टॉपिक हम यह प्रयास कर रहे हैं, हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है विद्यार्थी कि आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर, उन्हीं खंडों पर आपको ध्यान केंद्रित कराया जाए जहां से आपके इस बार के जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न आने की संभावना रहेगी या फिर उसी से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है, साथ में सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस से बाहर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कुछ विद्यार्थी को लग रहा होगा सर ये सेक्शन छोड़ दे रहे हैं, ये सेक्शन छोड़ दे रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिलेबस से बाहर पढ़ने से आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। उससे बेहतर है कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर बार बार आप रिवीजन करें, सिर्फ उन्हीं खंडों पर फोकस करें जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और आपके प्रश्न वहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरा खंड में हमें क्या कुछ कहता है और हमें क्या कुछ करनी है। ठीक है, चलिए ध्वनियों का वर्गीकरण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ध्वनियों का वर्गीकरण में स्वर और व्यंजन के अलग अलग आधार होते हैं। आपको टोटल काउंट अगर करेंगे तो 8 इसमें स्वर हैं और बाकी जो बचे सो व्यंजन है। टोटल संख्या आपको 37 होता है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, उस पर आप काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि इसके क्या है। तो कहता है ध्वनियों के वर्गीकरण अगर हम पढ़ना चाहते हैं खोटा भाषा में, तो खोटा भाषा में भी हिंदी भाषा की तरह स्वर है और व्यंजन के अलग अलग यहाँ पर मानक है जो हम अलग खंडों के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण, इनका उच्चारण के स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। पहला जो कहता है कंठ, आपका जो कंठ भाग है, इससे भी प्रश्न आ चुका है कि कौन से भाग से कौन सा उच्चारण होता है। जिससे आप हिंदी में पढ़ते हैं कि तालु, कंठ है ना, जिह्वा या दंत, कहाँ से कौन सा उच्चारण होता है। उसी तरह से खोटा भाषा को समझने के लिए हमें उच्चारण के बारे में भी समझना होगा कि वह जो है उच्चारण का स्थान कौन सा है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ग्रामर को समझने के लिए। तो हम पहला देखेंगे कंठ भाग, और ये कंठ भाग से कौन कौन सा उच्चारण होता है खोटा भाषा में। तो अ है, आ है, क, ख, ग, घ और ह, ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण आपका कंठ भाग से होता है, ये आपको समझनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं तालव्य, जिसको तालु हम लोग कहते हैं हिंदी में। इसमें है छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झो, य और य, और यही य के बदले जब हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाता है ज। यदि तो जदि, तो इस सब के बारे आगे पढ़ने से पूर्व हम पहले देख लेते हैं। तीसरा है जो है मूर्धन्य। मूर्धन्य में यहाँ पर है ट, ठ, ड, ढ और र। नेक्स्ट इसी की भांति दंत्य का जो भाग है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो है तो, थ, द, ध, न, ल और आपका श, ये सब जा जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें ओष्ठ से, तो ओष्ठ से खोटा भाषा में क्या है, उ, ऊ, प, फ, ब, भ और मा। नेक्स्ट चलते हैं हम नासिक के भाग जो है हमारा, इससे क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं यो, न और मा। इन शब्दों का हम उच्चारण करते हैं। ये आपको कम से कम कंप्लीट 1 से 2 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो रटेंगे नहीं। विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, खास करके इस बात को अच्छे से ध्यान रखेंगे आप कि पढ़ के आप रटने का प्रयास ना करेंगे। उससे बेहतर है जो भाग से आप इसका उच्चारण स्वयं कर रहे हैं उसको खुद से फील कीजिए कि क्या सच में वहीं से उच्चारण हो रहे हैं। अगर सच में वैसे उच्चारण हो रहे हैं तो आपको वो प्रश्न में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है
कि आप भूल जाते हैं कि वो कौन सा उच्चारण कहाँ से हो रहा है। मान लीजिए टो, तो आप अगर भूल जा रहे हैं और आपको पता है कि मूर्धन्य कहाँ है, कौन से भाग को किस मुंह के किस भाग को कहा जाता है, उस अंदर भाग में कौन से भाग हैं जहाँ पर तालु है, कहाँ दंत है और उससे कौन सा उच्चारण होता है, तो आप उच्चारण वहाँ पर करके देख लीजिएगा। जो 4 ऑप्शन रहेंगे, जो भाग से वहाँ से उच्चारण होगा सटीक वही आंसर होगा। यानी कि अगर चाहिए तो इसको 2-3 बार आप पूरा एक बार बोलने का प्रयास करेंगे तो बहुत सहज भाव में आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नासिक्य हमने अभी तक देखा था कि नासिक्य भाग है और नासिक्य भाग से पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ओष्ठ्य का भाग, जहाँ पर देखिए दंत भाग हमने देखा था, उसी तरह से ओष्ठ्य भाग देखा था, नासिक्य भाग देखा था जहाँ इ, न और मा का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर दंतोष्ठ का भी भाग है जिसका इस्तेमाल केवल व, ए और औ, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द है जिसका उच्चारण अलग अलग भाग से हो रहा है और यह आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, अहम हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि कंठ तालव्य भाग है, कहाँ उसका उच्चारण कंठ तालव्य भाग से किस शब्द का या किस वर्ण का उच्चारण होता है, किस स्वर भाग के उच्चारण होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंठोष्ठ से आप देख पा रहे हैं औ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खोरठा की वर्णमाला, अब हम पढ़ेंगे खोरठा की वर्णमाला जिसको हमने उच्चारण के भाग में पढ़ा। अब हम वर्णमाला पढ़ते हैं कि आखिर इसमें वर्णमाला कौन कौन सी है जो उच्चारण में हम लोग प्रयोग किए हैं, वो वर्णमाला में किस में कौन स्वर में आता है, कौन व्यंजन में आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वर भाग देख लीजिए, स्वर वर्ण जिसको कहते हैं तो केवल 8 है, हमने कहा था। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये 8 शब्द खोरठा भाषा की वर्णमाला में स्वर वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्यंजन वर्ण में हम देख लें तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, उसके बाद है य, र, ल, व, श और ह। यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए कि इन्हीं 8 जो है स्वरों का प्रयोग होता है, जिस 8 के बारे में हमने कहा था। और व्यंजन में आप चाहें तो गिनती कर पाएंगे, 4 इधर हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। काउंट करके अगर भूल जाएंगे तो याद रखेंगे। यानी कि खोरठा भाषा में व्यंजन वर्ण कितने हैं? 29 और 8 क्या है? स्वर्ण वर्ण। तो इसको जोड़कर हो जाएगा 37 प्लस 8, आपका टोटल हो गया 37। ये विद्यार्थी पिछले जब हम क्लास पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था कि खोरठा वर्णमाला के अंतर्गत कितने स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं, मिलाकर पूछा गया था। तो उसमें आंसर था 37, ये आपका रहा 37। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है,
अब हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे ये जो 8 शब्द हमने प्रयोग किया, जिसकी संख्या कुल 8 है, अ आ ई उ ए ओ, ये 8 स्वर वर्ण है। कहता है ई और उ स्वर वर्ण का उपयोग सिर्फ निकटवर्ती, ये जानना आपके लिए आवश्यक है। ई और उ, एक ए है और ये, यानी कि दोनों बड़ी संख्या, इसका जो प्रयोग है क्या कह रहा है कि निकटवर्ती के लिए हो रहा है, जबकि और दूरवर्ती सर्वनाम, सिर्फ निकटवर्ती और दूरवर्ती सर्वनाम के रूप में किया जाता है। ये आपको याद रखना है, या तो ये निकटवर्ती के लिए किया जाएगा या दूरवर्ती के लिए। उसी तरह से कहता है नेक्स्ट, जो औ, जिसमें औ ऐसे हम लोग लिखते हैं, औ का प्रयोग तो होता नहीं है। हमने देखा है कि क्या प्रयोग हो रहा है, केवल ए के बाद में ओ का प्रयोग, इसका तो प्रयोग हम लोग करते नहीं हैं। इसके जगह में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, औ, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें ए जो है और ए के जगह में हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, आई में टूटकर प्रयुक्त होता है। ये आपको याद रखना होगा। इसी के आधार पर हम शब्द भी आगे देखेंगे जिन शब्दों में इसका प्रयोग अधिक हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम व्यंजन भाग में जाते हैं। जब कहता है कि व्यंजन वर्ण सेम, जो टोटल 29 थे ये शब्द है ना, टोटल 29 जो शब्द हैं उसमें अलग अलग के आधार पर उसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें उच्छिप्त जो है, जिसको फ्लैपेट भी कहा जाता है, इसमें कहता है कि अड़ा या फिर अढ़ा, जिस जो शब्द है इसके आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है कि कौन सा प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है, ये आपके लिए जानना अहम जरूरी है। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम यह भी जान लेंगे कि खोटा भाषा में किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, खोटा भाषा में किन वर्णों का प्रयोग होता है, किन शब्दों के रूप में, और किसका प्रयोग नहीं होता है। इससे आपको समझना खोटा आसान हो जाएगा, क्योंकि उन वर्णों को भी केवल आप ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रश्न बहुत सहज भाव में बन जाते हैं। ठीक है, आगे कहता है ये ध्वनियाँ खोटा उच्चारण में प्रयुक्त के रूप में होती हैं, प्रचुर रूप में होती हैं। इन्हें उपव्यंजन, व्यंजन नहीं, क्या कहते हैं, उपव्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है या रखा गया है। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण का जो है आगे क्या क्या उपयोग होगा हम लोग इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। नोट है थोड़ा सा, इसको हम लोग देख लेते हैं। नोट में कहता है कि यहाँ जो है इसके विकल्प में अगर देखें तो यों या ई भी चलता है। ये किस में चलता है, तो अगर हम देखेंगे सिखरिया, सिकरिया जिसको हमने कहा था, सिकरिया या सिखरिया, ठीक है, अलग अलग शब्द उच्चारण है। सिखरिया जिसमें बांग्ला का प्रभाव अधिक है, बांग्ला का प्रभाव अधिक है, इसे बांग्ला खोरठा भी कहते हैं, कहीं कहीं बांग्ला खोरठा भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो अलग अलग जगह में, जैसे यहाँ पर आई और ई भी चलता है, और उसके अगर दूसरा क्षेत्र में चल जाएं, अगर रामगढ़िया, रामगढ़िया खोरठा, या फिर हम चले जाएं पार नदिया, पार नदिया जिसे हजरभगिया भी कोरठा कहते हैं। पार नदिया या हजरभगिया कोरठा। अगर इसमें देखेंगे तो चरऊ, चरई या चरई के आदि का प्रयोग होता है। ये आपको सेक्शन में आगे जो हमने इसके क्षेत्रीय भेद पढ़ा था, तो क्षेत्रीय भेद में हमने कहा था कि कहीं कहीं मैथिली का प्रयोग हो रहा है, कहीं कहीं क्षेत्रीय विभेद में उस पर जो है मगही का प्रभाव ज़्यादा है, कहीं कहीं हमने कहा था कि मगही के साथ साथ
उसमें जो है मैथिली और अंगिका का भी प्रयोग का प्रभाव ज़्यादा है। कहीं कहीं हमने देखा था कि जनजातीय जो है कई सारे कुड़ुक के जो हैं उनका भी प्रभाव अधिक है, कुड़ुक भाषा का। तो जहाँ जिसका प्रभाव जिस पे अधिक है उसके अकॉर्डिंग उस शब्द का प्रयोग में वहाँ के वर्णों का थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। हालांकि हम आगे इसमें देखने का प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से, ताकि और अधिक आपको इसके बारे में पता चल पाए कि आखिर इसमें होता क्या है। चलिए चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कहा था आगे हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि कौन से शब्द बनाने के लिए खोटा में किन वर्णों का प्रयोग किया जाना है, किन वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाना है, उसमें स्वर वर्ण कौन होंगे, व्यंजन वर्ण कौन होंगे, और इन सभी के बारे में हमें कंप्लीट याद करनी होगी, समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला देखते हैं। इसमें देखिए पहले लिखा हुआ क्या प्रयोग नहीं करना है। इसका मतलब ये इसका प्रयोग जो है अंगा का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन प्रयोग क्या करना है, ये कर सकते हैं आप का खा ग घ तक कर सकते हैं, चा चा जा झा यहाँ तक कर सकते हैं, ता ता दा न तक प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ट ट ढ ढ भी कर सकते हैं, लेकिन अणा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर लिख दिया है अणा, देख लिया अलग से है, अणा का प्रयोग नहीं करना है। इसके जगह पर हमें पूरा ना का प्रयोग करना है, ठीक है। खोटा में आपको याद रखना है। यहाँ पर नहीं में कौन आया, अंगा नहीं करना है, अणा नहीं करना है, ठीक है। जैसे अगर हम बाण लिख रहे हैं तो उसके जगह में पूरा लिखना पड़ेगा बाण, ठीक है। अगर हमें कर्ण लिखना है तो उसके जगह में हमें पूरा लिखना पड़ेगा कर्ण, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है कि यहाँ पर अणा का प्रयोग नहीं होता है। खोटा भाषा में जब भी प्रयोग होगा तो पूरा ना का प्रयोग होगा। अगर हमें वीणा लिखना है तो हर्षही वीणा के साथ नहीं लिखा जाएगा, जबकि हर्षही वीणा के साथ पूरा ना लिखा जाएगा, ठीक है, अणा नहीं लिखा जाएगा। मरण लिखनी है तो हमें अणन के जो अणा के जगह पे क्या करना है, पूरा ना लिखना है। तो इन शब्दों के साथ आप समझ पा रहे होंगे कि हमें किन शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से पा फ ब भ मा, आप इस शब्द का पूरा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है या, अंतस्य या, ये यहीं कहीं कहीं, ठीक है। मान लीजिए कहीं कहीं लिखा है तो यहाँ पर यह का प्रयोग है। अगर तो य के जगह में हमें क्या लिखना है, वहाँ पर जौ लिखना है, ठीक है। तो प्रयोग में क्या होगा, जैसे प्रयोग लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, परजोग लिखेंगे हम लोग। अगर यदि लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जोदि लिखेंगे हम लोग, क्योंकि पहले से है कि या के जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, ज इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देखिए हमने या के जगह में देखने का प्रयास किया था यहीं कहीं, तो हमने अभी देखा कि प्रयोग के जगह में हमें परजोग लिखना है, यदि के जगह में हमें जोदि लिखना है। उसी तरह से यम अगर लिखा हुआ है तो यम को ना लिखकर हमें क्या लिखना है, जम लिखना है। यमुना अगर लिखा हुआ है तो ये यमुना क्या होगा, गलत होगा, इसके जगह में क्या होगा, जमुना होगा। यानी ये सही होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि हर वो या जिसके स्थान पर हमें ज लिखना है। इस बात को आपको याद रखना है कि हर वो या जिसमें हमें जा लिखना है, ठीक है। चाहे ये या हो, उसके बाद यमुना वाला या हो, सब में हमें जा लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग के जगह में प्रयोग तो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पर कह देता है या का जो आधार है कि शब्द में शुरू में होता है तब पर भी हमें जा प्रयोग करना है। कहता है शब्द के बीच या अंत में हो तो अ में बदल जाता है, ये अभी याद रखना है। बीच में या अंतिम में हो, ये तो हर जगह देख लीजिए, पहला में था तो या में ज बदल गया,
या में जा बदल गया हर बार, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर बीच में हो, जैसे यायाती, तो वहाँ पर हम लोग जाती लिखेंगे, क्योंकि ये या के बदले में ये जा लिखा गया है, ठीक है, और इसके बदले में इधर लिखा गया है, तो हमें ऐसे लिखना होगा। अगर लिखा हुआ है सियार, ठीक है, तो स चूंकि पहले से, तो इसको बदल सकते नहीं है, तो यही सा यहाँ लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है या, यहाँ पर है, इसके जगह में क्या होगा, अ होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंत में हो तो या बीच में हो तो किस में बदल जाता है, या में, तो यहाँ पर या बदल गया, तो सी यार, अंतस्या के जगह में या हो गया। उसी तरह से प्यार है तो पहला प है, तो प के जगह में हर से ही पी लगेगा, ठीक है। और या है चूंकि, तो या के जगह में क्या लगेगा, ये वाला या लगेगा, तो यहाँ या हो गया, फिर या हो गया, तो क्या हो गया, प्यार को हम लोग प्यार कहेंगे। दिया है, देखिए, तो दो में हर सही है पहले से, यानी कि ये तो बदलना नहीं है, या बदलना है, तो दिया के जगह में अंतस्या या लगेगा, दिया, ठीक है। ये आपको कंप्लीट याद रखना है, यानी बीच और लास्ट में कभी भी हो तो उसके जगह में अंतस्या या के जगह में क्या लगेगा, पूरा अ लगेगा। लेकिन अगर प्रारंभ में हो, ठीक है, तो ज लगेगा, यानी कि प्रारंभ, शब्द के प्रारंभ हो, है ना, शब्दों के प्रारंभ में या के स्थान पर या के स्थान पर पूरा जो है जा का प्रयोग करना है। या के स्थान पर कब, जब प्रारंभ की स्थिति हो, लेकिन शब्दों के मध्य एवं अंतिम की स्थिति हो, तो हमें वहाँ क्या प्रयोग करना है, वहाँ पर अप्रयोग करना है, ठीक है। ये बात को आपको याद रखना है, आपके छोटे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। इसके जगह में ये करना है, और प्रारंभ की स्थिति हो तो यहाँ पर हमें जा प्रयोग करनी है, किसके स्थान पर, या के स्थान पर, ये, और इधर में इसको प्रयोग करना है, ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए जिया दिया हुआ है, यानी क्या है, लास्ट में है, तो ओबियसली यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ये या इस्तेमाल करेंगे। सहिया, ये भी क्या है, अंतिम में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला आ हो जाएगा, तो सहिया इसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना है। खटिया है, फिर देखिए या है लास्ट में, तो हम लोग ओबियसली कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग डेफिनेटली, क्योंकि कई बार होगा कि शब्दों को शुद्ध करके लिखें, खोटा भाषा के शब्दों को शुद्ध करें, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, जो हम नेक्स्ट जब सेट लेकर आएंगे तो शब्दों को चूज करके लिखना है, या शुद्ध खोटा शब्दावली चूज करने देगा, या मिलाने के लिए देता है कई बार, तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न आप देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी र और ला का प्रयोग सामान्य रूप से सभी जगह पर खोटा में किया जाता है, वो सेक्शन हमें अलग से लिख लेनी होगी। र और ल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। उसमें री की मात्रा डायरेक्ट नहीं लगती है, उसके जगह पर दीर्घई का इस्तेमाल किया जाता है, यह हम आगे सेक्शन में देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं वो। नेक्स्ट लेटर हमारा है वो। ये कहीं कहीं कहता है कि प्रयोग में नहीं किया जाता है, जबकि कहीं कहीं किया जाता है। तो कहीं कहीं कहाँ नहीं किया जाता है, जिसे अगर इसके जगह पर कहीं कहीं नहीं किया जाता है, वहाँ पर जो है उसके जगह पर व के जगह में ब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे वजन, तो उसको हम लोग वजन लिखेंगे। वन है तो हम लोग वन या बोन कहेंगे, ठीक है। वानर है, बोन कहाँ कहेंगे, तो ये अगर आपको माइंड में आए, इसको कहना है पंच परगनिया भाषा में, पंच परगनिया में, जो पंच परगनिया भाषा से प्रभावित है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, और साथ साथ में ये
सिखरिया खोरठा में, सिखरिया जो खोरठा है, सिखरिया खोरठा में जो है बोन कहा जाता है। ठीक है, रामगढ़िया खोरठा में बन हो गया, सिखरिया में क्या हो गया, बोन हो गया। इस बात को आपको याद रखना है। बानर है, उसको हम लोग बानर कहेंगे। वही हजारबगिया खोरठा में अगर वसंत है तो हजारबगिया या फिर पार नदिया में हम उसको हम लोग बसंत कहेंगे, यानी ब पूरा स पूरा न फिर त। ठीक है, इस भाषा का प्रयोग अगर हम देखेंगे तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा जैसे क्षेत्रों में पार नदिया भाषा की बहुत ज़्यादा जो है प्रभाविकता देखने को मिलती है, जिसमें मगही भाषा का जो है कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम चलिए आगे चर्चा करते हैं इस पर। नेक्स्ट है, अगर हम ओ देख लें, जिसमें हमने कहा था कि ओ का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट औ का प्रयोग नहीं होता है। ओ में जैसे वकील है तो हम लोग वकील के जगह में व का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वा के जगह में हम ओ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि यहाँ पर जो है शब्द का उच्चारण ओ के जगह में व के जगह में बा हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में व्यय शब्दों में व के जगह में ओ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग वकील को ओकील को होते हैं, या फिर हम लोग वकील भी कह सकते हैं। और ये वकील मैंने कहा था कि सिखरिया शब्द का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यय। अगर व्यय का प्रयोग करना है तो वहाँ पर व्यय के जगह में क्या होगा, बे या बा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें है जैसे व्याकरण लिखना है तो हमें व्याकरण करना है। ठीक है, व्यायाम को लिखना है तो व्यायाम लिखना होगा। व्यक्ति लिखना है तो व्यक्ति लिखना होगा डायरेक्ट। व्यवधान अगर आपको पढ़ना है तो व्यवधान लिखना होगा। आपको विसर्जन लिखना है तो पूरा तरह से विसर्जन, पूरा विसर्जन लिखना होगा। ऐसे आपको कवर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं स और ये श, इसका प्रयोग नहीं होता है, हमने कहा था। इसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तल्प सा मूर्धन सा के जगह पे हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, खोरठा भाषा में पूरा सा का प्रयोग करते हैं। ये पूरा सा, जैसे मान लीजिए शेर लिखा हुआ है तो हम लोग उसको पूरा सा में शेर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी को विस्तारित रूप से हम और फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा था श, जिसके बारे में हमने चर्चा किया, तो हमने कहा था कि श के बारे में हम पूरा श लिखेंगे, खा भी लिखेंगे, उसके साथ कहीं कहीं खा प्रयोग होता है। तो देखते हैं, जैसे भाषा है तो भाषा या भाखा, जो ये ख शब्द है ये मगही प्रभावित क्षेत्रों में है और अंगिका, मगही और अंगिका, अंगिका साथ साथ में कुछ क्षेत्रों में मैथिली। अगर साहेबगंज का क्षेत्र है तो उसमें मैथिली प्रभावित क्षेत्र भी आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे विद्यार्थी इस बात को, मगही, अंगिका और मैथिली। मैं पुनः लिख दे रहा हूं, मगही, अंगिका और मैथिली। खोरठा भाषा वह क्षेत्र जहाँ पर मगही, अंगिका, मैथिली का प्रभाव अधिक होता है। उन क्षेत्रों में भाषा के जगह में भाषा के साथ साथ पूर्ववर्ती क्षेत्र जहाँ पर अंगिका का प्रभाव अधिक है वहाँ पर भा ख का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। उसी तरह से धनुष होगा तो तलबशा है यहाँ पर, है ना, उसके जगह तलबशा मूर्धन्यसा है तो पूरा सा हो गया धनुष। और वहाँ पर ठीक जैसे अंगिका का प्रभाव होगा धनुख, ख का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हा का प्रयोग तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर छन जोगी छ के बारे में आते हैं तो इसके जगह में पूरे छा का प्रयोग होता है। च और छा एक साथ प्रयोग कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं को और खा, ये अपवाद है लेकिन ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम लोग, मान लीजिए अगर क्षत्रिय लिखा हुआ है तो क्षत्रिय के जगह में हम लोग पूरा प्रारंभ, जिन शब्दों के प्रारंभ में छ होगा उसमें जो ये वाला छ होगा उसके जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है। तो छ तो ये पूरा लिखेंगे हम लोग। परीक्षा है तो हम लोग भी यहाँ पर भी प्रथम और अंतिम में क्या लिखेंगे, वैसे ही लिखते हैं। लास्ट में देख लीजिए, इस तरह से अगर परीक्षा लिखा सकता है, ऐसे लिखा सकता है। ठीक है, उसी तरह से क्षमा है तो ऐसे लिखे हैं हम लोग। रक्षा है तो रक्षा डायरेक्ट होगा। क्षण है
तो क्षण पूरा ना, क्योंकि ये भी चेंज हो जाएगा ऐसे और ये वाला चेंज हो जाएगा ऐसे, तो ये आपको याद रखना है। दोनों शब्द चेंज हो गए, कहीं कहीं आपको दोनों शब्द अप्रत्यय रूप से देखने को मिलेंगे और उन शब्दों के वर्णों को दोनों को आपको चेंज करना होगा। इससे पहले हमने कहा था कि छ के जगह में जो है क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, छ, ये, और अणा के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसे हमने पहले देखा है तो उसी को हमने इस्तेमाल किया है। अगर खंड भी लिख सकते हैं, ये खंड का डेफिनेटली है कि या तो किसका प्रभाव होगा, अंगिका का या फिर मैथिली का। क्षोभ है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पूरा छ और भ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्र। अगर त्र के देख लें तो त्र के जगह में तर का इस्तेमाल होता है, पूरा लिखते हैं। मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, तरा, हर जगह पे जो तरा है इसका में तो पूरी तर पूरा इस्तेमाल करेंगे र का। आकार के जगह में आकार हो गया और तर जो शब्द है ये आ गया यहाँ से, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए फिर से इसको हम देख लेते हैं। देखिए अगर मात्रा है तो हमने कहा था कि जब त्रा शब्द होगा तो त्रा के जगह में हम लोग तर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मात्र तो पूरा यहाँ आ गया, ये शब्द उठ के यहाँ पर आ गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे त्र है तो त्र के बदले में तर, ये दो शब्द अलग आ गया और ये मात्रा आकार की यहाँ पर लग गया। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंटेड आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार विद्यार्थी लोग होते हैं, कई बच्चे जो देखते हैं कि मात्रा अलग से, उनको लगता है कि मात्रा अलग से नहीं है, मात्रा साथ में। ऐसा नहीं है, मात्रा इसमें अलग से जो लगी होती है उसको हटा नहीं सकते, आप लगाना होता है। मात्रा के बदले में ओबेसली तरह के बदले में तर लिख दिया गया है तो तर हुआ और मात्रा आपका अलग से लगेगा, ठीक है। ये डिफिनेशन हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे, पहले उदाहरण समझ लें तो हमें प्रश्न बन जाएंगे। यात्रा उसी तरह से है तो डेफिनेटली या के जगह में क्या हो जाएगा, ज होगा, ठीक है। हम लोग कैसे लिखेंगे, य है तो या के जगह में क्या हो गया, ज। आकार की मात्रा इसमें है तो इसमें भी लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से त्र, तो त्र के जगह में क्या हो जाएगा, तर, और उसमें आकार की मात्रा तो लगा देंगे, आ जाएगा यात्रा। देखिए ऐसे ही लिखा होगा, दोनों सिमिलर हो गया। आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में बन जाएगा, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। त्रिशूल लिखा है तो सेम है, त्रि को निकालिए, ठीक है। तो ती में हर्षई पहले से है तो हर्षई मात्रा लगा दिए। त्र है, त्र के बाद में तर लगा दिए, ठीक है। ये शाह है, ये शाह के बदले हम लोग जानते हैं पूरा सा लगता है, उसमें जो मात्रा है हूबहू लगा दिए और ला का ला लगा दिए, क्योंकि ला मैंने कहा कि रो और ला का प्रयोग करते हैं। तो त्रिशूल ऐसे हो गया। अब इसको और इसको मिलाइए, एक जैसा मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए त्रिभुज, सेम। त्रि के जगह में क्या लगाएंगे, तरा के जगह में तर, यानी हर्षई और तीरी, भ उसी तरह से रहेगा और जौ के जा रहेगा, क्योंकि यह रहता तो ज हो जाता, लेकिन ज ऑलरेडी पहले से है तो पूरा का पूरा रह जाएगा, ठीक है। त्रिनेत्र, डेफिनेटली इसमें तौर लगेगा, ना के ना हो जाएगा। फिर उसी तरह से जैसे त्रि है तो हर सही लगा लिए हम, तो र हो गया, ना में ने लगा दिए और फिर तौर, त्रिनेत्र, देख लीजिए त्रिनेत्र वैसे ही। लेकिन याद रखना है ये कि त्रि के बात हो रहा है और सही में फिर डबल के बारे में आ रहा है, तो उच्चारण के आधार पर हमें एक दीर्घई की मात्रा लगानी होगी। तो त्रिनेत्र, ठीक है। नक्षत्र यहाँ लिखा हुआ, ये क्वेश्चन में आया हुआ था नक्षत्र वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 2016 उठाकर देखेंगे विद्यार्थी तो उसमें आया हुआ है त्रिनेत्र, नक्षत्र का क्वेश्चन आया हुआ है कि नक्षत्र को शुद्ध रूप में करके खोटा में कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें नोट करेंगे, गिया है तो ज्ञा या फिर गिया पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। तो इन छोटे छोटे जो आपके अलंकरण हैं, जो मात्राएं हैं स्वर की या व्यंजन की, अगर व्यंजन में देखेंगे तो कौन से व्यंजन प्रयोग में लाया जाना है, कौन व्यंजन प्रयोग में नहीं लाया जाना है, और उसमें स्वर की मात्रा कौन सा लगेगी, कौन अलग से लगाना है, जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम सभी उन छात्रों को कहना चाहेंगे जो पहली बार खोटा पढ़ाई कर रहे हैं, वो एकदम इसको गंभीरता से ले। छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं, उनको जब तक आपका क्लियर नहीं होगा आप नहीं समझ पाएंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहाँ सभी शेयर करना चाहेंगे। कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि सर पहले जो है कहानी खंड या कविता खंड पढ़ाई कर लेते फिर ग्रामर का पार्ट पढ़ लेते। तो मैंने सिलेबस में ही क्लियर कर रखा है कि वेटेज दोनों का एक ही है विद्यार्थी।
और जब वेटेज दोनों एक ही है तो हमें पढ़ना होगा। तो जैसे हमने बचपन में पढ़ाई किया था कि जब तक आपको कविताएं या कहानियाँ पढ़नी है तो आपको पहले जो है वर्णमाला पढ़ाई जाती थी, स्वर वर्णमाला, व्यंजन वर्णमाला, जब कि जो है टोटल वर्णों को आपने पढ़ाई किया। उसके बाद शब्दों के जोड़ को समझा, फिर हम लोग किताब पढ़ पाते थे। अंग्रेजी में उसी तरह से ABCD पढ़ाई जाती है, उसके बाद आप बुक्स पढ़ना सीखते हैं। सेम खोटा भाषा के है, जब तक आप ग्रामर का खंड, कुछ व्याकरण के खंड, शब्दों का प्रयोग, अलंकरण नहीं समझ पाएंगे, कविता या कहानी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डेफिनेटली वो गलती ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप गलत पढ़ेंगे तो आपका आंसर भी गलत ही होने वाला है। इसलिए हमारे द्वारा जो भी क्लास चलाई जा रही है, हमारा प्रयास है छोटा सा कि सबसे पहले हम व्याकरण खंड को क्लियर करें और इसके साथ फिर हम स्टोरी, गद या पद के खंड को हम लोग जो है टच करेंगे। इसलिए पहले हमने व्याकरण खंड को ये कवर कर रखा है। साथ ही साथ उन पहले चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं जिन चैप्टर को पढ़ना अति आवश्यक है। इसके बाद हम लोग कुछ एक सेक्शन है अलग से, मिसलेनिया का पार्ट है, नोट में हम कुछ पढ़ लेंगे। इसके बाद हम जो है संज्ञा सर्वनाम पर आएंगे, उसको पढ़ने के बाद क्रिया और क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। और ये महत्वपूर्ण 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद ही हम अगला सेक्शन में, जिसमें गद और पद खंड में घुसेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो आज तक के लिए विद्यार्थी यहीं तक आपकी सेवा समाप्त हो रही है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके नए टॉपिक के साथ, जहां पर हम अलग अलग खंडों को फिर से हम चर्चा करेंगे और इसके बचे हुए कुछ खंड जो हैं अलग अलग सेक्शन वाइज, जिसमें कुछ तथ्यों पर ध्यान देना है, कुछ इससे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर आएंगे, जहां पर पूरा का पूरा हॉल चैप्टर आपका होगा, जिसमें भाषा का प्रयोग और कैसे कैसे क्या नहीं है, उन सभी क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे, साथ में नए चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। पुनः मंगलम द कैरियर गुरु में आपका स्वागत है और साथ साथ में आपको धन्यवाद भी देते हैं कि आप हमसे जुड़ें। अगर बेहतर क्लास लगे तो औरों को जो है सो आप मोटिवेट करें, ताकि वो क्लास को समझ पाएँ, और जो हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, उन्हें जितनी समझ आ रही है वो हमें शेयर करें। ठीक है, जो दिक्कत हो रहा है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का पुनः धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।